सभी कविता कारवां के पाठकों और श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार। मैं मिलिंद कविता कारवां की टीम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरी पसंद की कविताएं, जहां हम कवियों से और अ, कलाकारों से उनकी पसंद की कविताएं जो अन्य कवियों द्वारा रचित हैं उनको सुनते हैं, और कवि के और अन्य सभी जो हमारे कलाकार हैं उनके जो पाठक वाला जो पहलू है उसको देखते हैं, सुनते हैं यहाँ पर। तो आज के इस कविता कार्यक्रम के जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे प्रसिद्ध और प्रिय कवि श्री श्री कुमार मौर्य जी। कविता कारवां की टीम आपका स्वागत करती है। श्री जी, कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और मेरी पसंद की कविताओं में अपनी पसंद की कविताएं लेकर आज आप हम सभी के बीच हैं। और मैं इस कार्यक्रम की आगे की भागदौड़ आपके हाथ में देने जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ बैक स्टेज। आज अभी यहाँ से आप और आपके पाठक और आपकी प्रिय कविताएं हमारे इस कार्यक्रम में हैं। धन्यवाद आपका। तो बहुत आप बहुत धन्यवाद कभी आपको। ये पाठ बहुत दिनों से होना था। मुझसे प्रतिभा जी ने बहुत पहले ये कहा था, करीब 2 साल पहले, कि आप अपने पसंद से कुछ पाठ करिए। उस समय नहीं कर पाया, कुछ अस्त व्यस्तता थी। अस्त व्यस्तता लगातार बनी रही, आज भी है। लेकिन मैं आज आप सब लोगों के साथ हूँ, और पसंद की कविताएं बहुत सारी हैं। उन बहुत सारी में से जो मैं हासिल कर सका अभी इस समय, उनका पाठ मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। आप सभी लोगों का फिर से आभार, प्रतिभा जी का, मिलिंद का, पूरी टीम का। मेरे ख्याल से लाइव पर भी लोग जुड़ रहे होंगे, और मुझे बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं इस पाठ का आरंभ करने जा रहा हूँ, मेरे ही नहीं, हम सबके प्रिय कवि वीरेंद्र डंगवाल से। वीरेंद्र डंगवाल के पहले संग्रह से, उनकी बड़ी प्रसिद्ध इतने भले नहीं बन जाना साथी, इतने भले नहीं बन जाना साथी का पाठ मैंने पहले भी कभी किया है, और अपनी वॉल पर मैंने शेयर भी किया था। तो वीरेंद्र से, यानी वीरेंद्र डंगवाल से हम आरंभ करेंगे। इतने भले नहीं बन जाना साथी। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा। किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन, तो क्या जिया। इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए न तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना। सुन सुन कर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल मुंह में जनता का अफसाना। ऐसे घाघ नहीं होगा, ऐसे कठमुल्ले मत बनना। बात नहीं जो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारो, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानो। कठमुल्लापन छोड़ो, उस पर भी तो तनिक विचारो। काफी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के। नभ की फटती है छाती, अंधकार की सत्ता। चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह कर अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदल। ये कविता बहुत वर्षों से बहुत सारे लोगों को प्रिय रही है।
वीरेंद्र बहुत अच्छा पाठ करते थे इसका। एक छोटी सी कविता उनकी है, हम औरतें रक्त से भरा तसला है, रिश्ता हुआ घर के कोने अंतरों में। हम हैं सूजे हुए पपोटे, प्यार किए जाने की अभिलाषा। सब्जी काटते हुए भी पार्क में अपने बच्चों पर निगाह रखती हुई प्रेतात्माएं। हम नींद में भी दरवाजे पर लगा हुआ कान है, दरवाजा खोलते ही अपने उड़े उड़े बालों और फीकी शक्ल पर पैदा होने वाला बेधक मान है। हम हैं इच्छा मृग, वंचित स्वप्नों की चरागाह में तो चौकड़ियां मार लेने दो हमें कम वक्त। वीरेंद्र दा की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है, हमारा समाज। उसका पाठ मैं अपने सुनने वालों के लिए करना चाहूंगा। यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार, यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार, यह कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले, यह कौन न सोचेगा हो छत सर के ऊपर, बीमार पड़े तो हो इलाज थोड़ा ढब से। बेटे बेटी को मिले ठिकाना दुनिया में, कुछ इज्जत हो कुछ मान बढ़े फल फूल जाएं, गाड़ी में बैठे जगह मिले डर भी न लगे, यदि दफ्तर में भी जाएं किसी तो ना घबराएं, अनजानों से घुल मिल भी मन में ना पछताएं, कुछ चिंताएं भी हों हाँ कोई हर्ज नहीं, पर ऐसी नहीं कि मन उनमें ही गले घुने, हौसला दिलाने और बरजने आस पास हो संगी साथी अपने प्यारे खूब घने। पापड़ चटनी आचा पांचा हल्ला गुल्ला, दो चार जश्न भी कभी कभी कुछ धूम धाएं, जितना संभव हो देख सकें इस धरती को, हो सके जहां तक उतनी दुनिया घूम आए, यह कौन नहीं चाहेगा। पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है, इसमें जो चमक रहा शर्तिया काला है, वह कत्ल हो रहा सरेआम चौराहे पर, निर्दोष और सज्जन जो भूला भाला है। किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है जिसमें बस वही दमकता है जो काला है। मोटर सफेद वह काली है, वे गाल गुलाबी काले हैं, चिंताकुल चेहरा बुद्धिमान पूथे कानूनी काले हैं, आटे की थैली काली है, हर सांस विषैली काली है, छत्ता है काली बर्रों का, वह भव्य इमारत काली है। कालेपन की वे संतानें हैं बिछा रही जिन काली इच्छाओं की बिसात, वे अपने कालेपन से हमको घेर रही, अपना काला जादू हम पर है फेर रही। बोलो तो कुछ करना भी है या काला शरबत पीते पीते मरना है। मैं वीरेंद्र डंगवाल की वो कविताएं पढ़ रहा हूं जो छंद में है, अधिकतर वो पढ़ रहा हूं जो छंद में है। इसी तरह की एक कविता उनकी और है, उजले दिन जरूर, निराला के लिए है कि आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी को ठिठुराती, आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार, संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती। होगा होगा वह समर अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं, कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, चींची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे,
पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। यह रक्तपात, यह रक्तपात, यह मार काट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है, जो अड़ा हुआ है हमें डराता रास्ते में, लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के, उनकी तरल हंसी हम याद रखेंगे, पार उसे कर जाएंगे। आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं जब हम चलकर इतने लाख वर्ष, इसके आगे भी तब चलकर ही जाएंगे। आएंगे, उजले दिन जरूर आए। एक छोटी सी कविता वीरेंद्र दा की है बांदा पर। और बांदा पर जब ये उन्होंने लिखा था तो संयोग था कि उनसे मेरी भेंट होती थी, और बांदा में भी उनसे भेंट हुई। और ये जो उन्होंने लिखा, इसका मैं एक हद तक साक्षी भी रहा, उस अनुभव का भी। बांदा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कि केदारनाथ अग्रवाल का शहर है। हिंदी के सभी लोगों को पता है कि वो केदारनाथ अग्रवाल का शहर है। वीरेंद्र वहां थे बहुत पहले से। एक बहुत अच्छी परंपरा थी, 1 अप्रैल को जन्मदिन होता था केदार जी का। तो केदार जी का जन्मदिन मनाने लोग बहुत सारे वहां इकट्ठे होते थे। इलाहाबाद से, इलाहाबाद में रहते हुए मेरा भी 1-2 बार वहां आना जाना हुआ। और उसी 1-2 बार में से एक अनुभव ये भी है जो वीरेंद्र ने लिखा। इसका शीर्षक है बांदा। छोटी सी कविता है। बांदा। मैं रात, मैं चांद, मैं मोटे कांच का गिलास, मैं लहर खुद पर टूटती हुई, मैं नवाब का तालाब, उम्र 300 साल। मैं नींद, मैं अनिद्रा, कुत्ते के रूदन में फैलता अपना अकेलापन, मैं चांदनी में चुपचाप रोती एक बूढ़ी ठठरी भैंस, मैं इस रेस्ट हाउस के खाली पुरानेपन की बास। मैं खपड़ैल, मैं खपड़ैल, मैं जामा मस्जिद की शाही संगे मरमर मीनार, मैं केदार, मैं केदार, मैं कम बूढ़ा केदार। उस पूरी परंपरा को याद करने का समय था जो केदार की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, शमशेर की और अनिवार्य रूप से मुक्तिबोध की भी थी। तो बांदा में रहते हुए एक वीरेंद्र की बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, कि एक जलती बुझती खुशी। कविताएं वीरेंद्र ने छोटी बड़ी दोनों तरह की लिखी। ये छोटी सी है, एक जलती बुझती खुशी, मुझे ये हमेशा से बहुत प्रिय रही अपने जीवनानुभवों के कारण, और ये बहुतों को प्रिय होगी उनके जीवनानुभवों के कारण। कि एक जलती बुझती खुशी, जैसे तारों की टिमक, जैसे ब्याह वाला घर, जैसे फूट पड़ते फव्वारे का उल्लास, जैसे एक निराशा घनघोर। मैं आजिज आ गया हूं इससे, मुझे ये और चाहिए। तो वीरेंद्र की कुछ कविताएं मैंने रखी हुई थी कि मैं आप लोगों से के साथ इसको शेयर करूंगा। विनोद कुमार शुक्ल मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और उनका जो संग्रह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वो कभी के बाद अभी, उसका नाम है। एक लंबी कविता उसमें है, नींद आ रही है। ये कविता मुझे कई कारणों से प्रिय है। जब आप लोग सुन लेंगे, और आप लोगों में से कई लोगों को ये प्रिय होगी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। नींद आ रही है।
नींद आ रही है, आ ही जाएगी ऐसे आ रही है। बहुत से डरावने सपनों से पीछा छुड़ाते छुपते छुपाते नींद आ रही है। इसी कोशिश में बाएं करवट से दाहिने होकर कभी सिरहाना बदल, पैर की तरफ सिर और सिर के नीचे हथेली रख, नींद को गंभीरता से सोचता तो सिर के भार से हाथ दुखता है। हाथ हटाता हूं तो सिर ढुलकने को होता है। तब निश्चेष्ट मृतप्राय बन तब निश्चेष्ट मृतप्राय बन अपने ऊपर खींचता कि तू नहीं तो मौत आ रही है, माथे से होकर पसीने की बूंद जो गर्दन पर उतरती है, रक्त की बूंद बहने का मुझे आभास देती है। पता नहीं दुनिया के किस कोने से आ रही है। बेचैनी में गहरी गहरी सांस लेता हूँ, सांसों में बसी नींद आ रही है। गहरी सांस लेने से क्या सांस जल्दी खत्म होती है? अपनी सांस का गुल्लक बना मैं रुक कर सांस लेता कि दम घुटता रहे तो सांस गुल्लक में ज्यादा दिन जमा रहे। मृत्यु सांस खत्म होने के बाद आती है तो आती रहे। अम्मा की थपकी देकर सुलाने की याद नहीं, उस याद नहीं की याद नींद की तरह आती है। जन्म के बाद की पहली नींद में नींद का स्वप्न होगा, स्वप्नों के एल्बम से एक दिन की उम्र का स्वप्न देखना चाहता हूँ। अनहोनी सी नींद आ रही है, सचमुच जैसे झूठ मूठ बहलाने कि इतने दिनों बाद सो जाने से कल सुबह उठते ही दुनिया बदल कर बेहतर हो जाएगी। तभी सड़क पर मोटर साइकिल के हॉर्न की आवाज केवल मुझे सुनाई दे, निशाना कर मेरी छाती को चीर दीवार से जा टकराई। कुछ नींद मर गई, अधूरा मैं मर गया। यह कैसा हॉर्न, क्या नींद इतनी बेसुध, आंख बंद किए सोई हुई आ रही थी या जागी हुई आ रही थी? रात बहुत हो गई, सड़क पर अभी तक भीड़, पर भीड़ बदल गई, दिन की भीड़ दूसरी थी। अभी जो डरा हुआ आदमी दिख रहा है भला आदमी है, पर भीड़ बदल गई, दिन की भीड़ दूसरी थी। अभी जो डरा हुआ आदमी दिख रहा है भला आदमी है, कल सड़क के किनारे उसकी लाश दिखेगी। डरे हुए आदमियों की संख्या तब और बढ़ेगी। नींद कहाँ गई? भीड़ से निकलकर इधर कभी उधर, अब पुरानी बस्ती की पतली गली के बदबूदार सन्नाटे से आ रही है और मेरे अंतर के सायरन की आवाज से डरकर चोरी चोरी आ रही है, जैसे अपराध कर रही है कि जागते हुए के पास क्यों आ रही है। दूर की जागते रहो की आवाज आती हुई नींद का पीछा कर रही, आगे की ओर आगे की ओर आगे की और बीती जिंदगी भी मेरे पीछे लगी कि भागो, बची जिंदगी मुझसे दूर चली कि रुको। पीछा करने वालों की ऐसी भीड़ बढ़ी कि पकड़ो। अंधेरी अंधेरी गलियों से भागते भागते अचानक रोशनी रोशनी से जगमगाती चौड़ी सड़क पर भारी ट्रकों गाड़ियों के बीच एक गरीब लड़की की तरह इज्जत बचाने भागती चिल्लाती नींद किसी कैद से छूटी, मगर किसी चंगुल से बचकर नहीं, लुट कर आ रही है। सब तरफ की पहरेदारी को नींद आ रही है। कई दिनों से जागने की थकावट में कितने जागते हुए लोगों से मुंह छुपाकर मुझ अकेले की तरफ अंधेरे सुबह सुबह क्यों आ रही है? मुझे अब शर्म आ रही है कि मुझे नींद आ रही है। ये वो कविताएं हैं जो बहुत देर तक मन में कहीं रहती हैं, गूंजती हैं। हम जब उन अनुभवों से गुजरते हैं, देश के बारे में जानते हैं, हालात के बारे में जानते हैं, उन हालात में रहते हैं, तो कभी हमें भी ये लगता है कि जागते हुओं के पास नींद क्यों आ रही है, या कभी हमें शर्म आती है कि सब कुछ जब
तबाहू बर्बाद हुआ जाता हो जीवन में, आसपास, हमें नींद आ रही। असद जैदी की कविता है एक, बहनें। बहनों पर ऐसी कोई रचना मुझे याद नहीं पड़ती जो इस तरह की हो। बाद में कुछ लोगों ने लिखा। तो असद जैदी की जो बहनें हैं उसका मैं पाठ करना चाहता हूं। कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा, रेत में धंसते हुए। कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा, रेत में धंसते हुए। ढक दो अब हमें चाहे, हम रुकती हैं यहां, तुम जाओ। बहनें दिन को हुलिये बदल कर आती रहीं, बुखार था हमें शामों में। हमारी जलती आंखों को और तपिश देती हुई बहनें शाप की तरह आती थीं। हमारी बर्राती हुई जिंदगियों में बहनें ट्रैफिक से भरी सड़कों पर मुसीबत होकर सिरों पर हमारे मंडराती थीं। बहनें कभी सांत्वना पाकर बैठ जाती थीं, हमारी पत्नियों के अंधेरे गर्भ में बहनें पहरा देती रहीं। चूल्हे के पीछे अंधेरे में प्याज चुराकर जो हमें चकित करते हैं, उन चोरों को कोसती थी बहनें। खुश हुई बहनें हमारी ठीक ठाक चलती नौकरियों में भरी संभावनाएं देखकर। बहनें बच्चों को परी दरवेश की कथाएं सुनाती थीं, उनकी कल्पना में जंगल जानवर बहने लाती थीं। बहनों ने जो नहीं देखा उसे और बढ़ाया, अज्ञान की पूंजी बटोरते बटोरते। यह लकड़ी नहीं जलेगी किसी ने यूं अगर कहा, तो हम बुरा मान लेंगी। आखिर किस लिए हम हुई हैं लड़कियां, लकड़ियां जलती हैं जैसे हम जानती हैं, तुम जानते हो। लकड़ियां हैं हम लड़कियां, जब तक गीली हैं धुआं देंगी, धुआं देंगी, पर इसमें हमारा क्या बस। हम पतीलियां हैं तुम्हारे घर की, भाई पिता माँ देखो, हम पतीलियां हैं। हमारी कालिख धोई जाएगी, नहीं धोया गया हमें तो हम बनकर कालिख बढ़ती रहेंगी और चीथड़े भरती रहेंगी शरीर में। जब तक है गीलापन और स्वाद, हम सूखेंगी अपनी रफ्तार से। हम सूख जाएंगी, हम खड़खड़ाएंगी इस धरती पर, सन्नाटे में, मोखों में, चूल्हों पर, दोपहरियों में अपना कटोरा बजाएंगी। हम अपना कटोरा भर देना, मोखों पर, चूल्हों पर, दोपहरियों में अपना कटोरा बजाएंगी हम। हमारा कटोरा भर देना। मूरियों पर पानी मिल जाता है कुनबे वालों, पर घूरों पर दाना नहीं मिलता। हमारा कटोरा भर देना। हम तुम्हारी दुनिया में मकड़ी भर होंगी, हम होंगी मकड़ियां, घर के किसी बिसरे कोने में जाला ताने पड़ी रहेंगी। हम होंगी मकड़ियां धूल भरे कोनों की, हम होंगी धूल, हम होंगी दीमकें किवाड़ों की दरारों में, बक्से के तले पर रह लेंगी, नीम की निबोलियां और कमल गट्टे खा लेंगी। हम रात झींगरों की तरह बोलेंगी, कुनबे की नींद को सहारा देती हम ही होंगी झिंगू। कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा, रेत में धंसते हुए। कोयला हो चुकी कहा, जूतों से पिटते हुए, कोयला सुबकते हुए। बहनें सुबकती हैं, राख हैं हम, राख हैं हम। गर्द उड़कर बैठ जाएगी सभी के माथे पर, सूखेंगी तुम्हारी आंखों में ग्लानि की पपड़ियां, गर्दन पर तेल की तह जमेगी देखना। बहनें मैल बनेंगी एक दिन साबुन के साथ, निकल जाएंगी यादों से घुटनों और कोहनियों को छोड़कर। मरती नहीं, पर वे बैठी रहती हैं शताब्दियों तक घरों में। बहनों को दबाती दुनिया गुजरती जाती है, जीवन के चरमराते पुल से परिवारों के चीखते भोंपू को जैसे तैसे दबाती, गर्दन झुकाए अपने फफोलों को निहारती। एक दिन रास्ते में जब हमारी नाक से खून निकलता होगा,
मिट्टी में जाता हुआ, पृथ्वी की सलवटों में खोई बहनों के खारे शरीर जागेंगे, श्रम के कीचड़ से लिथड़े अपने आंचलों से हमें घेरने आएंगी बहनें, बचा लेना चाहेंगी हमें अपने रूखे हाथों से। बहुत बरस गुजर जाएंगे, इतने कि हम बच नहीं पाएंगे। ये कविता जिस तरह का विलाप पैदा करती है भीतर, और जैसी जीवन स्थितियों को रखती है, समूचे समाज का आईना। मेरा एक बहुत प्रिय कवि है प्रभात। हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन प्रभात की का कविताओं से बहुत मिलना होता है। और जिसको सच्चा और सुच्चा जीवन है, उस उसको लिखने वाला साथी है हमारा प्रभात। अ, प्रभात का संग्रह मेरे पास है, जीवन के दिन। उसमें से मैं कुछ कविताएं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँ। ये इसका शीर्षक है लोक गायिकाएं। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती। उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं। इसलिए वे खलिहान में भी बैठे बैठे गाती हैं, तारों के नीचे सोते सोते भी। बरसों उन्होंने मुंह अंधेरे जाग कर घासलेट की चिमनी की रोशनी में अनाज पीसते हुए गाया है। वे लताओं में खिले फूलों के बारे में गाती हैं। वे कंदराओं में होने वाले प्रसवों के बारे में गाती हैं। वे खेड़ों गांव के उजड़ने के बारे में गाती हैं। वे डेरों के जमने के बारे में गाती हैं। वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया। वे उस रामायण को गाती हैं जो रामायण में लिखने से रह गई। वे इलाके में उठने वाली आंधियों के बारे में गाती हैं। वे आंधियों में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में गाती हैं। वे पंछियों के पंखों में छिपती युवतियों के बारे में गाती हैं। उनका गाना आज से नहीं है, आज भर के लिए नहीं है। उनके विकल विरल स्वर अनंत काल तक के लिए। प्रभात की ही के ही संग्रह से मैं कुछ पढ़ूंगा। पहली कविता का शीर्षक था लोक गायिकाएं, दूसरी कविता का शीर्षक है लोक गायक। सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। उनके जीवन से जो शब्द बनते हैं, प्रायः उन्हीं को काम में लेता है वह कविता रचने के लिए। धूल की तरह साधारण शब्द ओस की तरह चमकने लगते हैं उसकी कविता में आने पर, बीजों की तरह अपवाने लगते हैं गाने पर। कि सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। उनके जीवन में जो शब्द बनते हैं, प्रायः उन्हीं को काम में लेता है वह कविता रचने के लिए। धूल की तरह साधारण शब्द ओस की तरह चमकने लगते हैं उसकी कविता में आने पर, बीजों की तरह अपवाने लगते हैं गाने पर। उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवर की खाल से बनता है। जब वो गूंजता है, पास ही जंगलों में खड़े भैंसे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करते हैं। कि उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवर की खाल से बनता है। जब वो गूंजता है, पास ही जंगलों में खड़े भैंसे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करते हैं। खेतों की मेड़ पर खड़े धवल फूलों वाले कांसों की जड़ों में सटकर बैठे बैल, इधर उधर खड़े तमाम छोटे बड़े पेड़ और झाड़, छोटे और बड़े कद के पहाड़ कान देते हैं उसकी आवाज पर।
वह आवाज जिसमें आंधियां हैं, आंधियों की नहीं। वो आवाज जिसमें आंधियां हैं, आंधियों की नहीं है। वह आवाज जिसमें बारिशें हैं, बारिशों की नहीं है। पवन झकोरों और बारिशों की बौछार सी काल से टकराती आती है। यह आदिम आवाज पृथ्वी पर आदमी की है। अर्धरात्रि में जब वह उठाता है कोई गीत, रात के मायने बदल देता है। अगम अंधेरों में गरजते समुद्रों के मायने बदल देता है। अनादि सृष्टि में चमकते नक्षत्रों के मायने बदल देता है। वो हमें बाहर के भेद देता है, वो हमारे भीतर के भेद देता है। चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, चाहे तो हाथ के इंगित से पुकार लेता है। सभा में सत्य को उतार देता है। चांदनी में बैठे ग्रामीण अलाव तापते हुए सुनते हैं उसे। अलावों के चहुओं दिप दिप चेहरों पर रह रह खेलती है आदिम मुस्कान। तो प्रभात ने लोक को उसकी असली परिभाषा दी। प्रभात की लोक गायिकाओं को पढ़िए, प्रभात के लोक गायकों को पढ़िए। प्रभात के वहां लोक देवता है, प्रभात के वहां लोक कथा है, प्रभात के वहां लोक गीत है, लोक कथा के फूल हैं। इनमें से कुछ एक दो का पाठ मैं और करना चाहूंगा। लोक देवता। गांव खेत जंगल से दूर निर्जन में मिट्टी से निकले किसी अनगढ़ भाटे में धूप धपाड़ों और अंगारों की राख से अटे पटे गोबर से लीपे चबूतरे पर बैठे रहते हैं लोक देवता। नीम के फूल उनके सिर पर झरते हैं, बबूल के फूल उनके सिर पर झरते हैं। अपने होने को लेकर इतने उदासी कि नहीं पधारा होता उन्हें 5 आदमियों और बड़ी बूढ़ियों ने अपनी नदी के जल में धोए हाथों से, तो वे मिट्टी में दबे भी उतने ही खुश रहते। दूसरे तमाम अनगढ़ भाटों के साथ मिट्टी में लिपटे। बैल के दर्द का दुख लेकर आते हैं लोग उनके थान पर। नवजातों को लेकर आती है नई माएं, घुटने का दर्द लेकर आती है प्रौढ़ाएं। कुछ लोग शिकायतें भी लेकर आते हैं कि भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, कि भैंस दूध तो देती है लेकिन वो फट जाता है, कि ऊंट का आज तीसरे दिन भी कहीं अता पता नहीं। कुछ लोग वहीं बैठकर उलाहना देते हैं, तेरे यहाँ बैठे रहने का क्या फायदा, औरत के पेट में कोई आराम नहीं। कुछ लोग धमकी देते हैं, अगर लड़के का बिच्छू अब की नहीं उतरा तो तेरे और हम हमारे। ऋतुएं बदलती हैं, फसलें लहलहाती हैं, लोग नवान्न लेकर आते हैं, देवता को मनाते हैं, बैठकर सिर जुड़ाकर गोठ गाते हैं। देवता के सिर पर गिलहरियां खेलती हैं, कान में तोते बोलते हैं, कबूतर सारा नवान्न चुग जाते हैं, दूर कहीं घाटियों में घोड़े हिनहिनाते हैं। लोग कहते हैं, देखो देखो, सफेद झग धोती कुर्ते में घोड़े पर सवार, हेड़ लगाता, लंबे काले केश लहराता वो आ रहा है। ये लोक देवता हैं और हम अभी पहाड़ में हैं, हम पहाड़ से हैं। तो लोक देवता हर अंचल में, हर इलाके में, हर क्षेत्र में इतने ही मनुष्यवत हैं। एक कविता और है इसी इसी क्रम की, लोक कथा के फूल। बिगड़े बांसों के वन के तन में चौफेर हरी पहाड़ियों के कटोरे के जल में बसा छत्तीसगढ़ का गांव रईनपुर। लोक कथा के फूल देखने गया मैं वहां, घाटी उतरता उतरता धूप का हंस चैन की सांस पा रहा था पांख फैलाए। मिट्टी की दीवारों पर फूल और बांस की छत से खुद ब खुद बन गए हों जैसे, ऐसे खपरा हरियाली और सूखी हरियाली से ढके थे।
खुले पड़े थे इन दरवाजों, खुले पड़े इन घरों के दरवाजे तो थे ही नहीं, बांस के चपटे फाटक भी बिना लगे ही धरे थे। मछली छींचे भर के बीसरा मोरी, धान कूटे भर के ढेंकी, जांता टुकनी सूपा सिल सब ऐसे ही पड़े थे। कोई भी आता नहीं था, कोई भी नहीं था कहीं, जिसे पूछो वही तेंदू पत्ता तोड़ने चली गई। कभी कमल ताल की पाल के नीचे नहाती वह युवती दिखी, लेकिन वह मेरी हिंदी नहीं समझ पाई और मैं उसकी बन गया। थोड़ी ही दूरी पर पथरीले नाले की गीली बजरी में मछली केकड़े खोज रहा था एक परिवार। सास ससुर और बहू रात के खाने में रोटी के साथ लगावन के इंतजाम में जुटे थे तीनों। हंसे खूब बतियाए मुझसे, भले बुरे दिन भूल, जीवन लोक कथा था, वे थे लोक कथा के फूल। तो प्रभात की जो कविताएं मैंने सुनाई, इसमें से जाहिर सी बात है कि कुछ कविताएं आपको भी बहुत प्रिय होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी। एक संग्रह आया कुछ समय पहले कृष्ण कल्पित जी का, हिंदनामा। मुझे कुछ कविताएं उस संग्रह से भी बहुत प्रिय है और आप लोगों ने देखा भी होगा। दो कविताएं मैं इस संग्रह से इससे पढ़ना चाहता हूं कि इस संग्रह का नाम है हिंदनामा। इस महादेश में कुलक रहते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार, शाक सब्जी और फूल उगाने वाले मालाकार, घरों में चूना लगाने वाले पलगंड, कपड़ा बुनने वाले तंतुआए जुलाहे, कपड़ा सिलने वाले तुन्नवाए दर्जी, कपड़े रंगने वाले रंगरेज, शस्त्रों पर सान चढ़ाने वाले शस्त्र मार्च, जूता बनाने वाले चर्मकार, लोहा गलाने वाले लोहार, सोने को तराशने वाले सुनार, चूड़ी बनाने वाले शांतिक चूड़ीहार, तांबे के बर्तन बनाने वाले शौलविक, तक्षक वर्धकी त्वष्टा रथकार बढ़ई, अंतावसाई नापित नाई, कपड़े धोने वाले रजक धोबी, मदिरा बनाने वाले शौंडिक, जावाल आजीवक गड़रिये, देवाजीवी देवल पंडा पुजारी, जादू दिखाने वाले मायाकार जादूगर, शैलाली भरत शैलूष नट, स्तुति गाने वाले चारण बंदी, मृदंग बजाने वाले मार्दंगिक, वंशी मुरली बजाने वाले वैणिक, जीवांतक शाकुनिक बहेलिए, मछली का शिकार करने वाले जालिक, मांस बेचने वाले वधिक, मानसिक संदेश वाहक कांवरिये, भार ढोने वाले भारवाह रहते थे। ये सब शूद्र वर्ग के थे, जिनके बिना भारत देश की कल्पना भी संभव नहीं। यह महादेश शूद्रों की निर्मित है। एक छोटी सी कविता इसी संग्रह में और है, और ये दृश्य अक्सर देखने में आता है, महामारी के दौरान तो बहुत देखा गया कि खेत जोतने वाले मजदूर, लोहा गलाने वाले लोहार, बढ़ई मिस्त्री, इमारत साज, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार रोजी रोटी के लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर संभव दिशा में भटकते रहते थे। ये भूमिहीन लोग थे, सुई की नोक बराबर भी जिनके पास भूमि नहीं थी, बस रेलगाड़ियां लदी रहती थीं इन अभागे नागरिकों से। अब कहीं दूर देश जाने की जरूरत नहीं थी, अपने ही देश में निर्वासित थे करोड़ों लोग। संजय चतुर्वेदी को हम सभी लोग जानते हैं। कुछ कविताएं उनकी मुझे बहुत प्रिय हैं, जो उनके पहले संग्रह प्रकाश वर्ष से सन 90 के दौर में आधार प्रकाशन से 12 युवा कवियों के पहले संग्रह आए थे, जिसमें एकांत श्रीवास्तव, मदन कश्यप, लालटू,
संजय चतुर्वेदी, निलय उपाध्याय, नवल शुक्ल आदि बहुत सारे लोग। तो उनकी छोटी सी कविता है, सभी लोग और बाकी लोग। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग स्वतंत्र, सभी लोग हैं न्याय के हकदार, सभी लोग इस धरती के हिस्सेदार हैं, बाकी लोग अपने घर जाए। सभी लोगों की आजादी है, दिन में रात में आगे बढ़ने की, ऐश में रहने की, तैश में रहने की। सभी लोग रहते हैं सभी जगह, सभी लोग सभी लोगों की मदद करते हैं, सभी लोगों को मिलता है सभी कुछ। सभी लोग अपने अपने घरों में सुखी हैं, बाकी लोग दुखी हैं, तो क्या सभी लोग मर जाएं? ये देश सभी लोगों के लिए है, ये दुनिया सभी लोगों के लिए है। हम क्या करें अगर बाकी लोग हैं सभी लोगों से बहुत ज्यादा, बाकी लोग अपने घर जाए। कुछ कविताएं चंद्रकांत जगताले जी की मैंने आप लोगों के लिए चुनी है। स्त्रियों स्त्री संसार पर जो उन्होंने लिखा, उसका एक संकलन मैंने भी तैयार किया था। उस संकलन से कुछ प्रिय का कविताएं अपनी मैं सुनाता हूँ आपको। ये कविताएं आपने बहुत पढ़ी हैं, सुनी भी होंगी। कि मां पर नहीं लिख सकता कविता, मां के लिए संभव नहीं होगी मुझसे का कविता। अमर चींटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है। माँ वहां हर रोज चुटकी दो चुटकी आटा डाल देती है। मैं जब भी सोचना शुरू करता हूँ यह किस तरह होता होगा, घट्टी पीसने की आवाज मुझे घेरने लगती है और मैं बैठे बैठे दूसरी दुनिया में कूदने लगता हूँ। जब कोई भी माँ छिलके उतार कर चने मूंगफली या मटर के दाने नन्ही हथेलियों पर रख देती है, तब मेरे हाथ अपनी जगह पर थरथराने लगते हैं। माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए, देह आत्मा आग और पानी तक के छिलके उतारे, और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मैंने धरती पर क, मैंने धरती पर कविता लिखी, चंद्रमा को गिटार में बदला, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया। सूरज पर कभी भी लिख दूंगा, पर माँ पर नहीं लिख सकता कविता। एक कविता बहुत लोगों को पसंद है कि प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है। जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों सी। दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा। पर बच्चों के फूलों वाले बगीचे की दुनिया में तुम अव्वल हो, पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझा था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हो, मैं खुश हूँ सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। एक कविता बस और मैं सुनाना चाहता हूँ। ये कविता है कुमार अंबुज की, खाना बनाती स्त्रियां। इस कविता का भी मैंने कभी एक पाठ किया था और फेसबुक वॉल पर साझा भी किया था। इस कविता को मैं पढ़ना चाहता हूँ।
खाना बनाती स्त्रियां। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही दूब भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा। हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। तुमने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रहीं खाना। पहले तन्वंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर। वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छूकर आई तब भी उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया। और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। तुमने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर। तुम चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली, उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई, सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां, उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है। तो कुछ कविताएं थी ये जो मैंने साझा की आपके साथ। मेरी पसंद की कविताएं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी हैं, उन सबको अभी हासिल करना और उन सब में से एक चयन, ठीक ठाक चयन करके पाठ करना भी एक काम था, जो शायद मैं बहुत अच्छे से करने की अभी स्थिति में नहीं था। लेकिन ये कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। ये कविताएं आपको भी प्रिय होंगी, आपने पढ़ी सुनी होंगी। इस पूरी टीम को, मिलिंद भाई को, प्रतिभा जी को, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। मिलिंद भाई कुछ कहेंगे और उसके श्री जी, आपकी कविताएं जो भी आपने चयन किया था, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपसे छूट गई है या जो आपके चयन में थी, उसका बहुत बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि वो क्यों छूट गई है, क्योंकि आपकी एक एक कविता वाकई में इतनी गंभीर, आपका काव्य पाठ इतना सुंदर है, ऊपर से जो जिन कवियों का, जिन कविताओं का आपने चयन किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खजाने से उठाकर आपने वो कविताएं लिखी। और हमारे लिए ये पूरी स्ट्रीम जिस मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि इसके अंदर इतनी सुंदर कविताएं आपने चयन की है। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो अपनी लास्ट कविता भी आपने पढ़ी है, ये कविता
सच में अभी मैं थोड़ा-सा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, सब लोग हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन इनको शब्दों में लिख पाना शायद ही हम संभव रोज नहीं अपने हो घरों पाता में, है हर किसी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब इजाजत देंगे आप आप? बिल्कुल, मैं आपको इजाज़त दूँगा, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सुंदर कविताओं का चयन किया, इतना समय हमारे लिए निकाला, हमारे पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए निकाला। और कविता कारवां की टीम से मैं मिलिंद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद है कि फिर हम आपसे फिर जो आपकी जो बची हुई कविताएँ रह गई इस बार, फिर एक बार और फिर से जुड़ेंगे कभी, जब आपके पास समय होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने सुनी शिरीष कुमार मौर्य जी की कविताएं, जो उनकी प्यारी प्रिय थी, और आगे भी इस कार्यक्रम में आप सुनते रहेंगे अन्य सभी आपके प्रिय कवियों की उनकी प्रिय कविताएं, और जुड़े रहिएगा कविता कारवां के इस पेज पर। मैं मिलिंद साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ, और फिर मिलेंगे मेरी पसंद की कविताओं में। धन्यवाद।